रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम 10th क्लास की केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर से लॉ ऑफ मैथ सेक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं। लॉ ऑफ मैथ सेक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से मुतल्लिक है और ये लॉ 1869 में गोल्डबर्ग और वेग ने पेश किया था। इस लॉ के मुताबिक रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंट्स के एक्टिव मैसेज के। यहाँ पर हम एक्टिव मैसेज से मुराद रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशंस लेंगे और मोलर कंसंट्रेशंस को स्क्वायर ब्रैकेट से शो किया जाता है। मिसाल के तौर पर ये जो है एक जनरल इक्वेशन है। इसमें देखें ए प्लस बी रिएक्टेंट्स हैं जबकि सी प्लस डी जो है वो प्रोडक्ट है। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है जिसमें ए प्लस बी कंबाइन होकर सी और डी बनाते हैं और सी और डी जो है वो कंबाइन होकर ए प्लस बी बनाते हैं। अब ए की कंसनट्रेशन को हम इस तरह से लिखेंगे, मोलर कंसनट्रेशन ऑफ ए बराबर है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ए लिखेंगे। इसी तरह बी की कंसनट्रेशन जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर बी की कंसनट्रेशन है। इसी तरह सी की कंसंट्रेशन को भी हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखेंगे और डी की कंसंट्रेशन जो है उसको भी स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखेंगे। लॉ ऑफ मैथ सेक्शन के मुताबिक रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी। और प्रोपोर्शनल का साइन ख़त्म करने के लिए हम कांस्टेंट लगाएंगे जो कि के है, के एफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी। अब ये दोनों रिएक्टेंट्स की जो कंसंट्रेशन है वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। इसी तरह रिवर्स रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन है। अब रिवर्स रिएक्शन में आप देखें, रिवर्स रिएक्शन में सी और डी जो हैं वो रिएक्टेंट्स होंगे और ए और बी जो हैं वो प्रोडक्ट्स होंगे। तो हम कहेंगे कि द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी मल्टीप्लाइड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी। यहाँ पर भी हम प्रोपोर्शनल का साइन ख़त्म करके कांस्टेंट लगाएंगे और ये आर जो है ये रिवर्स के लिए है। के आर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी मल्टीप्लाइड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी। अब यहाँ पर के एफ और के आर जो है वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट्स हैं। जब इक्विलिब्रियम की स्टेट आती है तो हमें पता है कि दोनों रिएक्शंस के जो रेट हैं वो बराबर हो जाते हैं। फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के रेट बराबर हो जाते हैं। तो हम लिखेंगे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। अब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन यहाँ से हम इसकी वैल्यू लेंगे के एफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी, और यहाँ पर रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इसकी वैल्यू हम यहाँ से लेंगे के आर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी मल्टीप्लाइड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी। अब हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेंगे, जहाँ पर दोनों कांस्टेंट जो हैं वो उसको एक साइड पे रखेंगे और रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जो हैं वो उनको एक साइड पे रखेंगे। तो यहाँ पर के आर सी और डी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। जब हम इसको दूसरी साइड पर ले जाते हैं तो ये डिवाइड हो जाएगा के एफ के साथ। के एफ डिवाइडेड बाई के आर इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पर ए और बी जो है के एफ के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब हम इसको इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो हम इस तरह से लिखेंगे के एफ ओवर के आर इज़ इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी। मतलब प्रोडक्ट्स की मोलर कंसंट्रेशन को डिवाइड कर लेना है रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन से। यहाँ पर के एफ ओवर के आर, इस पूरी चीज़ को हम एक और कांस्टेंट के इक्वल लेते हैं जो कि के सी है। तो हम इसकी जगह पर के सी लिख लेते हैं। के सी बराबर है मोलर कंसंट्रेशंस ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट्स। तो ये जो हमारा के सी एक्सप्रेशन है। अब अगला जो टॉपिक है वो डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर जनरल रिएक्शन है। एक जनरल रिएक्शन है जिसके लिए हमने इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन जो है वो मालूम करना है। मतलब हमने केसी एक्सप्रेशन मालूम करना है फॉर बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में कोएफिशिएंट जो है वो साथ लगाए हुए होते हैं एटम्स को बैलेंस करने के लिए। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अब ये लॉ क्या कहता है, बिल्कुल है सेम चीज़ लेकिन इसमें कोएफिशिएंट्स का जिक्र किया जाएगा। द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ इट्स रिएक्टेंट raised to power equal to their number of moles in balanced chemical equation। एग्जाम्पल देखें, जनरल इक्वेशन है ये स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी और स्मॉल डी, इनको नंबर ऑफ मोल्स कह सकते हैं हम जो कि रिएक्टेंट्स के और प्रोडक्ट्स के हैं।
इस इक्वेशन के लिए अगर हम केसी एक्सप्रेशन लिखें तो वो किस तरह से लिखेंगे, बिल्कुल सेम पहले वाला तरीका होगा। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के। अब रिएक्टेंट्स इस इक्वेशन में क्या हैं, ए और बी, जबकि स्मॉल ए और स्मॉल बी जो हैं इसके साथ नंबर ऑफ मोल्स हैं, कोएफिशिएंट्स हैं। तो इसको हम इसकी पावर बना देंगे। तो हम लिखेंगे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर ए, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू पावर बी। प्रोपोर्शनल का साइन खत्म करें, कांस्टेंट लगाएं, आर एफ इज इक्वल टू, कांस्टेंट क्या लगाएंगे, के एफ, एफ फॉर फॉरवर्ड, ये फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए है, बाकी सेम जो है उसी तरह से रहेगा। इसी तरह नेक्स्ट स्टेप में हम रिवर्स रिएक्शन के लिए रेट लिखेंगे। रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी रेज टू पावर सी, स्मॉल सी, मल्टीप्लाइड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी रेज टू पावर स्मॉल डी। इसी तरह रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन को इक्वल कर देंगे, प्रोपोर्शनल का साइन खत्म करेंगे तो हम कांस्टेंट लगाएंगे के आर, आर फॉर रिवर्स रिएक्शन। तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी रेज टू पावर सी, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी रेज टू पावर डी। जब इक्विलिब्रियम की स्टेज आती है तब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है बराबर हो जाते हैं। तो हम लिखेंगे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। अब यहाँ से रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की वैल्यू हमने ली हुई है, वो हम यहाँ पर इसके साथ लिखेंगे। इसी तरह रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की वैल्यू ली हुई है, उसको रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के नीचे लिखेंगे। बिल्कुल सेम उसी तरह दोनों कांस्टेंट जो हैं उनको एक साइड पे ले आएंगे, के एफ ओवर के आर, और जो मोलर कंसंट्रेशंस हैं उनको एक साइड पे रहने देंगे। तो हमारा जो केसी का एक्सप्रेशन है वो इक्वल होगा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, और इनके कोएफिशिएंट्स जो हैं वो इनकी पावर बनेंगे। जी, ये तो हमारी जनरल इक्वेशन थी। अब हम अपने एक्चुअल इक्वेशन के लिए केसी एक्सप्रेशन को डिराइव करते हैं। इक्वेशन हमारी है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन कर रहे हैं और नाइट्रोजन ऑक्साइड बन रहा है, N2 + O2 2NO। इसके लिए हम लिखेंगे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन में ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है रिएक्टेंट्स हैं, जबकि रिवर्स रिएक्शन में नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो रिएक्टेंट है। तो हम लिखेंगे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, दोनों को मल्टीप्लाई। इसी तरह एक प्रोपोर्शनल का साइन खत्म करेंगे, हम कांस्टेंट लगाएंगे, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू के एफ, एफ फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, N2 की मोलर कंसंट्रेशन और O2 की मोलर कंसंट्रेशन। नेक्स्ट स्टेप में हम रिवर्स रिएक्शन के लिए रेट लिखेंगे। रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब यहाँ पर रिएक्टेंट जो है वो नाइट्रोजन ऑक्साइड है, तो हम इसकी मोलर कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखेंगे रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। इसको इक्वल करने के लिए कांस्टेंट लगाएंगे, के आर, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ NO। अब ये जो इक्वेशन को बैलेंस किया है और नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ 2 लगाया है, तो ये वाला 2 जो है ये यहाँ पर जब हम मोलर कंसंट्रेशन लिखेंगे ये इसकी पावर में आ जाएगा। इक्विलिब्रियम की स्टेज पर दोनों रेट बराबर हो जाएंगे। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की वैल्यू जो है हम यहाँ से लेंगे, के एफ, N2 की मोलर कंसंट्रेशन और O2 की मोलर कंसंट्रेशन। इसी तरह रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की यहाँ से वैल्यू लेंगे, के आर, NO की मोलर कंसंट्रेशन और इसका स्क्वायर। सेम उसी तरह दोनों कांस्टेंट्स को इकट्ठा करेंगे एक साइड पर और बाकी के रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं उनको एक साइड पे करेंगे। तो यहाँ पर प्रोडक्ट डिवाइड हो जाएंगे रिएक्टेंट के साथ। अब के एफ और के आर जो है के सी के इक्वल है, तो के सी बराबर होगा नाइट्रोजन ऑक्साइड के स्क्वायर की मोलर कंसंट्रेशन और डिवाइड करेंगे नाइट्रोजन की मोलर कंसंट्रेशन और ऑक्सीजन की मोलर कंसंट्रेशन के। इसी तरह हम अगली एग्जांपल लेते हैं अमोनिया की फॉर्मेशन की। यहाँ पर नाइट्रोजन जो है हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर रहा है और अमोनिया बन रहा है, और इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन के साथ 3 लगाया और अमोनिया के साथ 2 लगाया। तो देखते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू के एफ, ये रिएक्टेंट्स के मोलर कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट, और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के आर, ये इस यहाँ पर रिवर्स रिएक्शन में ये प्रोडक्ट होगा तो हम इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेंगे। और यहाँ पर मैंने इसको डायरेक्ट कर दिया है
क्योंकि पिछले 3 एग्जांपल्स में आपको समझ आ गई होगी। अब एट इक्विलिब्रियम की स्टेज पर दोनों रेट्स बराबर हो जाएंगे। उसी तरह से हम KF नाइट्रोजन की मोलर कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन की मोलर कंसंट्रेशन और इसकी 3 की पावर जो यहाँ पर इसके साथ बैलेंस करने के लिए लगाया वो इसकी पावर में आ गया, इक्वल टू KR और NH3 की कंसंट्रेशन और इसके साथ जो 2 बैलेंस करने के लिए लगाया वो यहाँ पर इसका कोफिशिएंट हो गया। तो KF ओवर KR बराबर होगा NH3 की मोलर कंसंट्रेशन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय नाइट्रोजन की मोलर कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय हाइड्रोजन की मोलर कंसंट्रेशन और इसके साथ बैलेंस वाला 3। तो KF ओवर KR इज इक्वल टू KC बराबर होगा ये सेम थिंग। तो KC एक्सप्रेशन जो है वो इस इक्वेशन के लिए ये है। हाँ जी, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो इसी से रिलेटेड है। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ज़रिए से किसी भी इक्वेशन में यूनिट्स को डिराइव करना। रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स रेज टू पावर ऑफ कोफिशिएंट टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू पावर ऑफ द कोफिशिएंट। तो KC बराबर है प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ पर इस प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों प्रोडक्ट्स जो है वो दोनों रिएक्टेंट जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसी तरह यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे। एग्जाम्पल से हम समझेंगे, ज़्यादा बेहतर समझ आएगी। तो इसका तरीका क्या है? सबसे पहले राइट प्रोडक्ट एज न्यूमरेटर, प्रोडक्ट को जो है न्यूमरेटर के तौर पर लिखना है। न्यूमरेटर मीन इसको ऊपर लिखना है और रिएक्टेंट को डिनोमिनेटर के तौर पर लिखना है, मतलब रिएक्टेंट को नीचे लिखना है। वैल्यू ऑफ KC डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, KC की जो वैल्यू है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। अगर हम रिएक्शन के दौरान टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो KC की वैल्यू जो है वो भी चेंज हो जाएगी। KC हैज़ नो यूनिट्स इन रिएक्शन विद इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन। हाँ जी, KC जो है उसके यूनिट्स नहीं होते जब दोनों इक्वेशन के दोनों साइड पे, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स वाली साइड पे नंबर ऑफ मोल जो है वो बराबर हों। तो एग्जांपल देख लेते हैं हम हाइड्रोजन आयोडाइड की। हाइड्रोजन और आयोडीन जो है वो कंबाइन कर रहे हैं और हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं। सबसे पहले हम इसके यूनिट्स को डिराइव करने के लिए इसके लिए KC एक्सप्रेशन लिखेंगे जो हमने अभी हमने पिछले टॉपिक में सीखा। KC बराबर होगा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के। अब हाइड्रोजन आयोडाइड के लिए हम इसका यूनिट लिखेंगे, मोल्स पर DM क्यूब है। इसमें हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ स्केयर है तो हमने यहाँ पर इसके साथ भी स्केयर लगाना है। इसी तरह हाइड्रोजन के साथ मोल्स पर DM क्यूब और आयोडीन के साथ मोल्स पर DM क्यूब। तो यहाँ पर इसके स्केयर का मतलब है कि हम इसको 2 टाइम्स लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, मोल्स पर DM क्यूब और मोल्स पर DM क्यूब डिवाइडेड बाय ये हाइड्रोजन का मोल्स पर DM क्यूब और ये जो है आयोडीन का मोल्स पर DM। अब ये सारे जो हैं आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ पर इस रिएक्शन के लिए कोई भी यूनिट नहीं होगा। इस नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो अमोनिया फॉर्मेशन की है जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन करें और अमोनिया बन रहा है। तो इसमें भी इसके यूनिट्स को डिराइव करने के लिए हम सबसे पहले KC एक्सप्रेशन लिखेंगे और उसके बाद फिर इनके मोल्स पर DM क्यूब यूनिट लिखेंगे। अगर फार्मूले में स्केयर है तो उसके साथ स्केयर लगाएंगे, अगर फार्मूले में क्यूब है तो उसके साथ क्यूब लगाएंगे। फिर इसी तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे और वो हमारे पास जो है इसका यूनिट आ जाएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जांपल है उसमें हमारे पास रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की वैल्यूज़ दी गई हैं। अगर हम इन वैल्यूज़ को पुट करें तो हम KC की वैल्यू को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। KC एक्सप्रेशन लिखेंगे, हाइड्रोजन आयोडाइड डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन कंसंट्रेशन, आयोडीन की कंसंट्रेशन। अब यहाँ पर वैल्यू जो हमारे पास दी गई है, हाइड्रोजन 0.05 मोल्स पर DM क्यूब है, आयोडीन 0.06 मोल्स पर DM क्यूब है और हाइड्रोजन आयोडाइड 0.49 मोल्स पर DM क्यूब है। तो इसी फार्मूले के अंदर हम ये वाली वैल्यूज़ पुट कर देंगे। हाइड्रोजन आयोडाइड की वैल्यू 0.49 फार्मूले में स्केयर है तो हम यहाँ पर इसका स्केयर लेंगे। इसी तरह इसको डिवाइड कर देंगे हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन से जो कि 0.05 है और इसको मल्टीप्लाई करेंगे आयोडीन की कंसंट्रेशन के जो 0.06 है। तो यहाँ पर इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो KC की वैल्यू जो है हमारे पास 80 आएगी इस इक्वेशन के लिए। हाँ जी, बुक में जो दिया हुआ है वो कंप्लीट टॉपिक जो है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। इंशाल्लाह आप जब इसको रीड करेंगे तो आपको बड़ी अच्छी तरह से इसकी समझ आ जाएगी। बुक में दी हुई तमाम एग्जाम्पल्स को भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर फिर भी कोई पॉइंट आपको क्लियर ना हुआ हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर कर लेंगे। हाँ जी, ये देखें, ये होल टॉपिक जो है हम इसको डिस्कस कर चुके हैं।
ये मैंने इजी वे में लिखा था ताकि आपको ज़रा अच्छे से समझ आ जाए। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि आप मेरा कोई भी लेसन जो है उसको मिस ना करें। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, कोई प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेसन में नए टॉपिक के साथ। बहुत शुक्रिया।